एक बहुत ही तेज धमाका होता है और उस धमाके के साथ बहुत तेज रोशनी और एक बहुत ताकतवर लहर उत्पन्न होती है और जो भी उस लहर से टकराता है वो तबाह हो जाता है। दोस्तों, ये नजारा है कोबाल्ट बम के धमाके का। जब भी एक कोबाल्ट बम यानी कि परमाणु बम फटता है तब जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो जाता है। बड़े बड़े घर, बिल्डिंगे खंडहर बन जाते हैं। हर तरफ लाशें ही लाशें दिखाई देती हैं और जो लोग इस धमाके से बच जाते हैं वह कई बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। सौ सालों से भी ज्यादा इस बम के रेडिएशन की वजह से बच्चे बीमारियों के साथ पैदा होते हैं और कई सालों तक इसका असर इस इलाके में रहता है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर एक परमाणु बम किस तरह से लोगों के जनजीवन को और आने वाली पीढ़ी को नष्ट कर देता है। सन 1945 में सबसे पहला न्यूक्लियर धमाका हिरोशिमा और नागासाकी में किया गया था और इस बम को बनाने में कई वैज्ञानिकों ने रिसर्च की थी, जिसमें लियो स्लिजार्ड भी शामिल थे। हालांकि इस धमाके के बाद लियो स्लिजार्ड ने अपनी रिसर्च जारी रखी। उस वैज्ञानिक का मानना था कि परमाणु हमले में इस्तेमाल होने वाला कोबाल्ट बम इतना शक्तिशाली तक बनाया जा सकता है कि इससे पृथ्वी पर से मानव जाति को एक्सटिंक्ट किया जा सकता है, समाप्त कर दिया जा सकता है। अगर एक कोबाल्ट बम की संरचना को समझे तो कोबाल्ट बम में कोबाल्ट 59 जैसे पदार्थ होते हैं और ये पदार्थ एक ऐसा पदार्थ है जो दुनिया में पाया जाने वाला सबसे स्थिर आइसोटोप है, यानी कि इसमें प्रोटॉन्स की मात्रा इक्वल होती है लेकिन न्यूट्रॉन्स अलग अलग लेवल पर होते हैं। लेकिन कोबाल्ट 59 की वजह से कोई भी परमाणु बम खतरनाक नहीं होता, बल्कि ये इसलिए खतरनाक होता है क्योंकि इसकी वजह से दूर दूर तक रेडिएशन फैलती है और एक बड़े क्षेत्र को कंटामिनेट कर देती है रेडिएशन से, जिससे संक्रमण जबरदस्त फैलता है। आप सब ने न्यूज चैनल द्वारा इस्तेमाल किए गए एक स्पेशल टर्म का जरूर सुना होगा, नाम है डर्टी बम। आपने डर्टी बम के बारे में तो जरूर सुना होगा। ये वह बम होते हैं जो बहुत तेज धमाके के साथ दूर दूर तक लोगों को रेडिएशन से संक्रमित कर देते हैं और कोबाल्ट बम को सुपर डर्टी बम कहा जाता है। जब भी किसी कोबाल्ट बम को धरती पर गिराया जाता है तब वो सिर्फ एक खोखा होता है, एक शेल। लेकिन जमीन पर गिरने के बाद जैसे ही उसे डेटोनेट किया जाता है तब उसमें बहुत तेज ऊर्जा उत्पन्न होती है और ये प्रक्रिया वैसे ही होती है जैसे कि सूर्य और ब्रह्मांड में रहने वाले बाकी सितारों के साथ होती है। एक थर्मोन्यूक्लियर हथियार पारंपरिक कन्वेंशनल बम से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, कहीं ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं और एक न्यूक्लियर वेपन में लगाए गए पार्ट्स भी बहुत कम ही होते हैं। इसी तरह एक परमाणु हथियार है जिसका नाम है त्सार बॉम्बा। इस बॉम्ब को 100 मेगाटन के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन बाद में इसे घटाकर 58 मेगाटन कर दिया गया। लेकिन आपको बता दें कि 100 मेगाटन का परमाणु बम किसी भी बड़े से बड़े शहर को चुटकियों में साफ कर सकता है और उस शहर के देश को, यानी उसके देश में इतना जबरदस्त प्रभाव पैदा कर सकता है जिससे वो पूरा देश, वहां की आबोहवा पूरी तरीके से सालों सालों के लिए कंटामिनेट हो सकती है। जब एक कोबाल्ट बम फटता है तब उसमें फ्यूजन रिएक्शन उत्पन्न होता है जो कोबाल्ट 59 को रेडियो एक्टिव कोबाल्ट 60 में बदल देता है, जिससे कि वह वेपराइज हो जाता है और फटने के बाद धरती पर उसके डस्ट पार्टिकल फैल जाते हैं, जिसके कारण रेडिएशन से संक्रमण फैलता जाता है। देखा जाए तो कोबाल्ट 60 की लाइफ सिर्फ 5 साल की होती है और ये समय रेडिएशन फैलने के लिए काफी होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 5 साल बाद इसका संक्रमण, रेडिएशन का संक्रमण खत्म हो जाता है, बल्कि इसका जो रेडिएशन का संक्रमण है वो कई 100 सालों तक रहता है। कहा जाता है कि कोबाल्ट बम का रेडिएशन कई 100 सालों तक रहता है, लेकिन धमाके के वक्त अगर उस इलाके में तेज हवाएं चल रही हो तो इसका रेडिएशन काफी दूर तक फैल जाता है। इस विषय पर अमेरिकन स्कॉलर स्टीफन श्वार्ट्ज का कहना है कि तेज हवाओं के साथ कोबाल्ट बम का धमाका बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है। ये इतना घातक सिद्ध हो सकता है कि अगर ये बॉम्ब वॉशिंगटन डीसी में फटे तो इसका रेडिएशन कनाडा और मैक्सिको तक देखा जा सकता है। वहीं फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट का इस पर यह कहना है कि कोबाल्ट बम का धमाका और भी घातक सिद्ध हो सकता है। अगर इसमें 9 ग्राम कोबाल्ट 60 मिला दिया जाए तब ये उस 9 ग्राम के बदले 4.5 किलोग्राम की ताकत पैदा करेगा और ये बम और भी घातक बन जाएगा। इसका सीधा अर्थ है कि 9 ग्राम कोबाल्ट 60 से इस बम में 4.5 किलोग्राम की ताकत पैदा हो सकती है। वहीं अगर 60 किलोग्राम के कोबाल्ट बॉम्ब को धरती पर डेटोनेट किया गया तो इसका रेडिएशन 10 SV पर आवर की रफ्तार से फैलेगा और बहुत जल्द ही इसका रेडिएशन 100 किलोमीटर के एरिया तक फैल जाएगा। जो भी स्वस्थ व्यक्ति इस रेडिएशन से टकराएगा वो इस रेडिएशन से प्रभावित हो जाएगा और 2-3 हफ्ते में ही उसकी मौत हो जाएगी। वहीं इस रेडिएशन की वजह से इस इलाके की आधी आबादी 2-3 महीने में ही समाप्त हो जाएगी और जो लोग बच जाएंगे उन्हें कैंसर जैसी लाइलाज खतरनाक बीमारियां घेर लेंगी।
लेकिन समय के साथ साथ इस बॉम्ब का रेडिएशन भी धीरे धीरे घटने लगता है और 5 सालों में रेडिएशन 5 SV/R की रफ्तार से फैलता है। लेकिन ये कंडीशन भी एक कैंसर जैसी घातक बीमारी को उत्पन्न करने के लिए काफी है। अगर ऐसा कोई बॉम्ब फटता है तो 53 साल बाद इसका रेडिएशन 10 मिली SV/R की रफ्तार से फैलता है और इस कंडीशन में कोई भी स्वस्थ व्यक्ति 1 से 4 दिन तक उस संक्रमित एरिया में सुरक्षित तरीके से रह सकता है। लेकिन 4 दिन बाद वह स्वस्थ व्यक्ति भी इस रेडिएशन से संक्रमित हो जाता है और उसमें भी इस रेडिएशन से उत्पन्न होने वाली बीमारियों के लक्षण दिखने लगते हैं। वहीं करीब 100 साल के बाद ये रेडिएशन उस इलाके में 1 माइक्रोन SV/R की रफ्तार से फैलता है और ये स्टेज इंसानों के लिए सुरक्षित हो जाती है और इस स्टेज में इंसान उस इलाके में बिना कोई प्रोटेक्शन के आराम से जिंदा रह सकते हैं। लेकिन फिर भी देखा जाए तो 100 सालों बाद भी उस इलाके में रेडिएशन रहता ही है, जिससे होगा ये कि उस इलाके में कई कैंसर पेशेंट मिलेंगे ही मिलेंगे और करीब 130 साल बाद ही इस बम का रेडिएशन खतरे के निशान से नीचे के लेवल में आ जाता है और तब इस रेडिएशन की रफ्तार 400 माइक्रोसीवर/R तक हो जाती है और इसके बाद ही लोग स्वस्थ रह पाते हैं इस इलाके के। लियो सिजार्ड का मानना है कि कोबाल्ट बम मानव जाति को समाप्त करने के लिए काफी है और शायद इस बॉम्ब से धरती पर जीवन का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस बॉम्ब के धमाके से जनजीवन तुरंत ही खत्म हो जाएगा, बल्कि इसमें कई लोग बच भी जाएंगे और जो लोग बच जाएंगे वो किसी न किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हो जाएंगे और शायद धीरे धीरे इस पृथ्वी से जीवन का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। आशा करते हैं ये नॉलेजेबल वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। ऐसे ही वीडियोस के लिए जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें ताकि हमें सपोर्ट मिले और हम और भी वीडियोस आप तक लेके आते रहें। इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद।